चोरी से लेकर मज्जू के कत्ल तक मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन जेल में सजा का इंतजार करते हुए मेरा दिल चाह रहा है कि सब बातें मैं आप लोगों को बता दूं। मेरा नाम सुशीला है और मैं राजस्थान में पैदा हुई। मेरे पिताजी छोटे जमींदार थे। मेरे ताया दिल्ली में रहते थे, लेकिन मैं उनके घर कभी नहीं गई। पहली मर्तबा मैं अपने भाई के साथ राजस्थान से दिल्ली पहुंची थी। मेरा भाई मुझसे छोटा है, लेकिन वो दिल्ली और ताया के घर कई बार आ चुका था। मेरी माँ को इत्मीनान था कि वो सीधा मुझे ताया के घर पहुंचा देगा। इम्तिहान के बाद छुट्टियां हो गई थी और ये पूरी छुट्टियां मैं ताया के घर गुजारना चाहती थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो कुछ मेरे साथ हुआ वही इस कहानी की बुनियाद है। मुझे इतना याद है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और भाई ने कहा था, दीदी स्टेशन आ गया है, उतर जाओ। वो डब्बे से उतर गया। रश बहुत था। बस उसी रश में मेरा काम तमाम हो गया। मेरे पीछे आने वाली एक मोटी सी औरत का हाथ मेरे मुंह की तरफ बढ़ा और चंद सेकंड में मैं उसके बाजुओं में झूल गई थी। मुझे होश आया तो देखा कि मैं एक टेंट में थी। जिस चारपाई पर मैं लेटी हुई थी उस पर वही मोटी औरत एक आदमी के साथ बैठी थी। मुझे आंखें खोलते देखकर उसने कहा, अगर तूने शोर मचाया तो तेरे भाई को हम जान से मार देंगे। हमने उसको दूसरे तंबू में बांध रखा है। मैं उन लोगों की तरफ हैरत और खौफ से देख रही थी। टेंट में एक दिया जल रहा था और उस दिए की मध्यम रोशनी में उनके चेहरे बड़े भयानक लग रहे थे। मैं उन दोनों के बीच में लेटी हुई थी। मर्द ने कहा, अगर बैठना है तो उठ जा, लेकिन आवाज मत निकालना, तेरा भाई बहुत मुश्किल से काबू आया है। अगर तूने गड़बड़ की तो हम उसे मारकर यहाँ छोड़ जाएंगे। तू तो हमारे साथ ही जाएगी। मैं फटी फटी आंखों से उन्हें देखते हुए झट से उठ बैठी और लर्जती हुई आवाज में कहा, कहाँ ले जाओगे मुझे? मैं बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन न शब्द मेरे मुंह से निकल रहे थे और न मेरा दिमाग काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उस औरत ने मुझे खाने के लिए छोले और रोटी दी। मैंने खामोशी से खा लिया। भूख भी मुझे बहुत लगी हुई थी। छोले रोटी खाने के थोड़ी देर बाद मुझे यूं लगा जैसे मेरे हाथ पांव सुन हो गए हो और मेरी जबान पत्थर की हो गई हो। मैं देख और सुन रही थी, लेकिन हाथ पैरों को हरकत नहीं दे पा रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी। उस आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम अपाहिज हो। थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। मैं तुम्हें उठाकर बस में सवार कराऊंगा। उसके शब्द मेरे दिल पर बर्छी की तरह लगे। यही हुआ। उस आदमी ने मुझे किसी अपाहिज की तरह कंधे पर उठा लिया और उस औरत ने मुझ पर चादर डाल दी। हम टेंट से बाहर आ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद मर्द और औरत रुक गए। एक बस हमारे सामने ही आकर खड़ी हो गई। वो आदमी मुझे लेकर बस पर चढ़ा और पिछली सीट पर मुझे लिटा दिया। वो औरत मेरी ही सीट पर इस तरह बैठी कि मेरा सर उसकी गोद में था। एक मुसाफिर ने बस चलने के बाद उस औरत से पूछा, क्या हो गया है माई इसे? उस औरत ने जवाब दिया, इसे सकता हो गया है। डॉक्टर के इलाज से तो कोई फायदा नहीं हुआ, अब मैं इसे पीरजी के पास ले जा रही हूँ। जिसने उसकी बात सुनी वो अफसोस करने लगा। मैं हर एक की आवाज सुन रही थी, उन्हें देख रही थी, लेकिन कुछ कहना मेरे बस में नहीं था। मैं बिल्कुल साकित उस औरत की गोद में सर रखे लेटी हुई थी। बस बहुत तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। मेरा ख्याल है आधे घंटे बाद ही मैं सो गई थी। आंख खुली तो कान में पड़ने वाली आवाजों से पता चला कि हम दूसरे शहर पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारा सफर ट्रेन में शुरू हुआ। गाड़ी चलने लगी तो मुझे औरत ने एक गोली अपने हाथ से खिलाई। अब तुम्हारे हाथ पैर ठीक हो जाएंगे, लेकिन आराम से रहना। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो अपनी जान से भी जाओगी और तुम्हारा भाई भी मारा जाएगा। उसने मुझे खाने के लिए खाना भी दिया। वो आदमी हमारे साथ नहीं था। उसके बारे में औरत ने बताया कि वो बराबर के डब्बे में मेरे भाई के साथ बैठा है। अभी वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। जैसे ही ठीक होगा वो दोनों इसी डब्बे में आ जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा भाई जल्दी ठीक हो जाए। मैंने ये भी सोच लिया था कि भाई डब्बे में आएगा तो हम दोनों मिलकर उस औरत और मर्द के खिलाफ कुछ करेंगे। यही सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर मेरी आंख एक दूसरे स्टेशन पर खुली थी। हम प्लेटफॉर्म पर उतरे। वो मुझे लेकर ट्रेन की मुखालिफ सिमत में तेज तेज चलने के लिए कह रही थी। मैंने उस औरत से मेरे भाई के बारे में पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं हैरान और परेशान इधर उधर देख रही थी। हम लोग पटरी से नीचे उतरकर कच्चे में चलने लगे। जितनी देर में ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा उतनी देर में हम लोग स्टेशन की सीमा से निकल गए थे। मैं उस औरत की दी हुई काली चादर ओढ़े हुए थी। उसका साथी रेलवे लाइन की दूसरी तरफ हमसे थोड़ा पीछे था। उसे मैंने उस वक्त देखा जब वो हमारे करीब पहुंच गया। मोटी औरत ने चलते हुए मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये अपने भाई के बारे में पूछ रही है। उस आदमी ने कहा, इसके भाई को मैं स्टेशन पर लिटा कर आया हूँ।
वो भारी बहुत है, मैं उसे उठाकर चल नहीं सकता था। तुम लोग झोपड़ी में बैठना, मैं दवा लेकर वापस स्टेशन जाऊंगा। दवा पीकर वो चलने के काबिल हो जाएगा, फिर मैं उसे झोपड़ी में ले आऊंगा। मैं सोच रही थी कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, मगर मैंने कहा कुछ नहीं। रेलवे लाइन के साथ बनी हुई एक झोपड़ी में हम तीनों दाखिल हुए। वहाँ एक आदमी जिसकी उम्र 70 साल से कम नहीं थी बैठा हुआ था। मुझे देखते ही उसके बूढ़े चेहरे पर एक रंग सा आ गया और उसने कहा, चीज तो इस बार अच्छी लाए हो, शेरा इसके अच्छे दाम देगा। बूढ़े की इस बात ने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैं स्कूल की स्टूडेंट थी और समझदार थी। मैं पहले भी कुछ समझ तो रही थी, लेकिन जिस्म के अचानक सुन हो जाने और भाई के मारे जाने के खौफ ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। जब हम घर से चले थे तो भाई के पास एक बड़ा सा सूटकेस था, उसमें मेरे और उसके कपड़े थे। अगर भाई उनके चुंगल में आ गया था तो वो सूटकेस इनके पास होना चाहिए था। उनके पास तो एक बैग के सिवा कुछ ना था। मैं उस पर बहुत देर गौर करती रही और इस नतीजे पर पहुंची कि भाई उनके हाथ नहीं आया या उसे पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने इस सवाल पर गौर किया और फिर फैसला किया कि यहाँ से फरार होकर इज्जत बचाई जा सकती है। यहाँ आने का रास्ता तो मेरा देखा हुआ था। ट्रेन में बैठकर वापस राजस्थान जा सकती थी। मैं अपनी सोच में डूबी हुई थी। बूढ़ा कब झोपड़ी से बाहर गया मैंने देखा ही नहीं था। मोटी औरत थोड़ी देर तक मुझे गौर से देखती रही और फिर बोली, आदमी से मेरा ख्याल है ये अभी पूरी तरह होश में नहीं आई। मर्द ने आहिस्ता से कहा, दवा का असर देर तक नहीं रहता। बूढ़ा झोपड़ी में दाखिल हुआ। वो खाने के लिए रोटी सालन लेकर आया था। पहले मुंह हाथ धो लो फिर रोटी खाते हैं। शेरा को मैंने पैगाम भिजवा दिया है, वो आधी रात तक आएगा। रोटी खाकर आराम करो, शाम के वक्त मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। मैंने सोचा मुझे रोटी नहीं खानी चाहिए। मोटी औरत की दी हुई कोई चीज भी मुंह में नहीं रखना चाहिए, वरना फिर हाथ पांव और जबान सुन हो सकते हैं, या फिर मैं लंबी नींद सो जाऊं। अगर मेरे हाथ पांव सुन हो गए तो भाग निकलना मुमकिन नहीं रहेगा और मेरी बेहोशी के बाद तो ये लोग अपना काम आराम से कर लेंगे। उन्होंने मुझे खाना खिलाना चाहा, लेकिन मैंने खाने से इनकार कर दिया और बहाना बना दिया कि मुझे भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है। मैं लेट गई और सोती बन गई। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन ये एहसास था कि वो लोग मुझे ही देख रहे हैं। उनके रोटी खाने और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाज तो मैं सुन रही थी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि पूरा दिन और आधी रात तक कैसे सो सकती हूँ, लेकिन मेरी ये मुश्किल औरत ने आसान कर दी। वो आदमी को डांट रही थी कि उसने मुझे बेहोशी की दवा ज्यादा दे दी है। वो ऊंची आवाज में बात करने लगे थे। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि बूढ़ा आदमी शाम 5 बजे शेरा के पास जाएगा। भूख की तरह नींद भी मेरी कमजोरी थी, इसलिए मैं सो गई थी। जब मैं जागी तो सूरज ढल चुका था। झोपड़ी में सिर्फ बाहर की रोशनी इतनी ही आ रही थी कि मैं उस मोटी औरत को लेटे हुए देख सकूं। मेरा ख्याल था वो जाग रही है, लेकिन उसकी हल्की आवाज में खर्राटे सुनाई दे रहे थे। मैं फौरन ही मगर आहिस्ता से चारपाई से उतरी और दरवाजे की तरफ देखा। वो बंद था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलकर झोपड़ी से बाहर निकलने में मुझे दुश्वारी नहीं हुई। कई झोपड़ियां दूर दूर बनी हुई थी, सारी एक ही जैसी थी। कोई आदमी नजर नहीं आया, वरना इतनी रोशनी तो थी कि मुझे दूर से कोई नजर आ जाता। मैं जिस तरफ से झोपड़ी तक आई थी उसका अंदाजा तो मुझे था। मैं उसी तरफ आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर तक तो मैं पांव दबाकर आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, उसके बाद मेरी रफ्तार तेज हो गई। मेरा इरादा स्टेशन जाने का था, लेकिन धुंधलके में मुझे सही समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैंने खुद को रेलवे पुल के नीचे बाजार में पाया। दुकानें कुछ खुली कुछ बंद थी। यहाँ पहुंचकर मैं एक जगह खड़ी हो गई। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं किधर। एक तो मेरे पास पैसे नहीं थे और फिर जगह नहीं थी। अभी मैं कोई फैसला नहीं कर पाई थी कि कुछ आदमी दो पुलिस वालों के साथ आए। एक पुलिस वाले ने मेरे चेहरे के आगे माचिस की तीली जलाकर उस आदमी से पूछा, देखो यही है। उस आदमी ने जवाब दिया। मैं उसका चेहरा ठीक तरह तो नहीं देख सका था, शायद यही हो, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये पूरा ग्रोह है। वो जो 3 औरतें हमने पकड़ी हैं उनके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ उन लोगों ने दुकान से उठाया है वो सब मिल जाएगा। एक पुलिस वाले ने मेरा नाम पूछा। मैंने लरजती आवाज में उसे अपना नाम बताया। मुझे उन पुलिस वालों से डर लग रहा था। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं थाने जाना चाहती हूँ। पुलिस वाले ने कहा, हम तुझे थाने ही लेकर जाएंगे, तेरे साथ 2 और औरतें थी, वो कहाँ है? मैंने कहा, मेरे साथ कोई नहीं था। थाने का नाम सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं चाहती थी कि किसी अफसर को अपनी कहानी सुनाकर मदद मांगूंगी। मैं पुलिस वालों के साथ चल पड़ी।
जो आदमी उनके साथ थे वो इधर उधर हो गए। थाने ले जाकर पुलिस वालों ने मुझे हवालात में बंद कर दिया। उनकी बात से मुझे लगा कि थानेदार कहीं गया हुआ है। हवालात में 3 औरतें पहले से बैठी हुई रोटी सालन खा रही थी। उन तीनों ने खाते हुए मेरी तरफ देखा और उनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उनमें से एक बोली, आजा मेरी बहन रोटी खा ले, कहाँ से पकड़ा है तुझे। उन औरतों के लहजे में बड़ी अपनायत थी। मैंने सोचा बेहतर यही है कि पहले कुछ खा लूं। मैं उन औरतों के साथ बैठ गई और खाने लगी। मुझे हैरत हुई कि हवालात में ये चीज भी मिलती है। खाते हुए मैंने अपनी बिपता सुनाई और अपना असल नाम भी बता दिया। अगर तू हमें झूठी कहानी सुना रही है तो पुलिस वाले तेरा तेल निकाल देंगे। एक औरत ने कहा, तेरे पास बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि तू कहे कि तू हमारी साथी है। बस जब हम बाह उन औरतों की बातों से मालूम हुआ कि उनका ताल्लुक 28 गिरों से है। वो बाजारों में घूम फिर कर दुकानों से चीज उड़ाती हैं और अपने साथी मर्दों के हवाले कर देती हैं। अगर पकड़ी जाती हैं तो वो लोग पुलिस वालों के मुट्ठी गर्म करके उन्हें छुड़ा लेते हैं। मैंने ऐसा कहने से इनकार कर दिया। उन औरतों ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैं अपनी जगह पर डटी रही। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही उन औरतों को बाहर निकाला गया और फिर वो दोबारा हवालात में नहीं आई। उनके जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी। तकरीबन 11 बजे रात को मुझे थानेदार के सामने पेश किया गया। मेरी मुसीबत की कहानी के दौरान वो तंजिया अंदाज में मेरी तरफ देखता रहा। उसकी उम्र मेरे बाप से भी ज्यादा थी। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके चेहरे पर नरमी नहीं आई। उसने बस इतना कहा, मैं तेरी मदद सिर्फ इतनी कर सकता हूँ कि तुझे जेल भेज दूँ। सुबह तुझे कोर्ट में पेश करके जेल भिजवा दूंगा, तेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। मुझे घर पहुंचा दो थानेदार साहब। मैंने इल्तिजा की मगर उसने कहा, तू अगर थाने ना आती तो मैं ये कर सकता था, लेकिन तेरा पर्चा कट गया है। मुझे अफसरों को जवाब देना होगा। अगर जज चाहे तो तुझे घर भिजवा सकता है। उसने वही किया। रात मैंने थाने में गुजारी, सुबह मुझे कोर्ट में पेश किया गया। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था और औरतों के ऐसे गिरोह से मेरा संबंध बताया गया था जो दुकानों में दाखिल होकर चोरियां करता है। मैंने कोर्ट में अपना बयान देने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 5 बजे तक मैं कोर्ट के अहाते में बने हुए थाने में रही और फिर मुझे जेल पहुंचा दिया गया। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसके बारे में ना कभी मैंने सुना था और ना सोच। मैंने सुना था कि अगवा होने वाली लड़कियों की इज्जत नीलाम हो जाती है और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। अभी तक तो मैं सुरक्षित थी लेकिन आइंदा क्या होगा ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन सोचा यही था कि अगर इज्जत बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं दे दूंगी। यूं भी बेइज्जती से जिंदा रहना मौत के बराबर ही था। मुझे उस लड़की का किस्सा याद था जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए डाकुओं से मुकाबला करके अपनी जान दे दी थी। उसके मरने के बाद लोगों ने यही कहा था और अब भी यही कहते हैं कि बहुत बहादुर लड़की थी। अपनी जान पर खेल गई लेकिन इज्जत पर आंच नहीं आने दी। जेल के बारे में मेरे जहन में पहले से कोई कल्पना नहीं थी। यहाँ की हर औरत मुझे यही पूछ रही थी कि मैं क्या करके अंदर आई हूँ। 2-3 औरतों से तो मैंने यही कहा था कि मैं कुछ किए बगैर यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया और मेरा मजाक उड़ाया कि मैं खुद को पारसा ना बताऊं। एक औरत से जो तंजिया अंदाज में मुझ पर हंस रही थी, मैंने तेज लहजे में कहा। जब मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया तो उस औरत ने कड़े तेवरों से कहा, ज्यादा तेज आवाज में बात ना कर, तू थानेदार नहीं है। जो यहाँ आती है खुद को बहुत पारसा बताती है, चंद दिन बाद ही सब कुछ खुल जाता है। मुझे तो लगता है तू अपने आशिक के साथ भागी होगी। फिर एक औरत ने उस औरत से कहा कि उसे क्यों परेशान कर रही है, दूर हट जा उसके पास से। पता नहीं उस औरत की बात में क्या जादू था कि वो औरत मेरे करीब से हट गई और वो औरतें भी पलट गई जो मेरे करीब आ रही थी। मैं बैरिक में अपने 2 फटे हुए कंबल, मग और प्लेट लेकर दाखिल हुई थी। वो औरत मेरे करीब आई जिसने उस औरत को डांटकर मुझसे बात करने से मना किया था। उसने मेरे बराबर बैठने से पहले अपना नाम मस्तानी बताया और फिर कहा कि वो इस जेल की बहुत पुरानी रहने वाली है। कभी कभी काम से बाहर भी चली जाती है लेकिन फिर 1-1.5 हफ्ते बाद आ जाती है। मैंने उसके काम का मतलब नहीं पूछा। वो कह रही थी, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम जेल कैसे आई हो, लेकिन तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। मैं खामोश रही। मुझे मदद की जरूरत तो थी लेकिन मैं उससे क्या मदद मांगती, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वो ना मुझे जेल से निकाल सकती है और ना घर पहुंचा सकती है। शाम में बैरिक बंद हो गई। उससे पहले सारी औरतों की गिनती हुई थी और शायद दाल रोटी भी बांटी गई थी जो मुझे नहीं मिली। बाद में मस्तानी से मुझे मालूम हुआ कि नई आने वाली किसी भी औरत को पहले रोज खाना नहीं मिलता।
उसका राशन दूसरे दिन किचन वालों को दे दिया जाता है। लेकिन मैं उस रात भूखी नहीं सोई। मस्तानी ने मुझे 2 रोटी और दाल खाने के लिए दी थी। मैं भूखी तो थी, इसीलिए जैसे तैसे वो रोटी और दाल हलक से उतार ली, वरना वो ऐसी थी कि आम हालात में उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। दूसरे दिन सुबह मैं चाय रोटी लेकर एक तरफ बैठी ही थी कि मस्तानी मेरे करीब आकर बैठ गई। उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा ही थी। उसने मुझे बताया कि इस जेल में आते जाते उसे 15 साल से ज्यादा हो गया है और वो बहुत हमदर्द भी है। उसने कई कैदी औरतों को बाहर निकालने और उनके केस खत्म कराने में मदद दी है। शहर में उसके जानने वाले लोग हैं, उनमें वकील भी हैं और पैसा खर्च करने वाले लोग भी। नाश्ते के बाद हम बैरक में वापस आ गए। मैंने उसे अपना सारा हाल सुनाकर कहा, अब मैं चाहती हूँ कि किसी तरह घर पहुँच जाऊँ। मस्तानी ने कहा, घर तो यहाँ आने वाला हर इंसान पहुँच जाता है। तू भी पहुँच जाएगी, लेकिन क्या घर वाले तुझे स्वीकार करेंगे? उसके बाद मस्तानी ने मुझे जो कुछ बताया उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा था कि घरवाले और रिश्तेदार कभी यकीन नहीं करेंगे कि मेरी इज्जत सुरक्षित है और मैं जैसी घर से निकली थी वैसी वापस आई हूँ। अगर किसी तरह माँ बाप ने स्वीकार भी कर लिया तो मैं बगैर शादी के सारी उम्र घर में बैठी रहूंगी, या किसी ने मुझसे शादी कर भी ली तो सारी उम्र मुझे ताने ही देता रहेगा और रोज रोज उसके तानों से तंग आकर मैं आत्महत्या ही कर लूंगी। आखिरी बात ये कि अपनी पवित्रता का किसी को भी यकीन दिलाना मेरे बस में नहीं था। मैंने बहुत गौर से मस्तानी की बातें सुनी थी। जब वो चुप हुई तो मैंने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। मस्तानी ने कहा, इस शहर में बहुत लड़कियां खुद कमाती हैं और हाँ जिंदगी गुजारती हैं। इस अरसे में कोई ढंग का मर्द मिलता है तो शादी कर लेती है। तुम भी ऐसा कर सकती हो। मैंने कहा, लेकिन मेरा यहाँ तो कोई भी नहीं, फिर मेरी माँ भी बीमार रहती है। अब मालूम नहीं उनका क्या हाल है। मस्तानी मुझे समझाने लगी कि माँ बाप से तो लड़कियां वैसे ही जुदा हो जाती हैं, सारी उम्र उनके साथ नहीं रहती। मेरे घर वालों को इसका सदमा जरूर होगा कि मेरा अगवा हो गया। उन्हें ये तो इत्मीनान है कि मैं अपने किसी आशिक के साथ घर से फरार नहीं हुई। माँ बाप और खानदान की इज्जत को दांव पर नहीं लगाया। लेकिन अगवा के बाद अगर मैं वापस चली गई तो माँ बाप इस गम से मर जाएंगे कि उनकी बेटी बेआबरू होकर घर आई है और वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैंने दबी दबी आवाज में कहा, तुम ठीक कह रही हो मस्तानी, लेकिन मैं अकेली कैसे रह सकूंगी? फिर पता नहीं इस झूठे केस में मुझे कितनी सजा होती है। केस की तू फिक्र मत कर, वो तो मैं ठीक कर दूंगी। वो वकील जो मेरा केस लड़ते हैं वो तेरा भी लड़कर तुझे बेकसूर साबित कर देंगे। जहाँ तक तेरे अकेले रहने का सवाल है वो भी हल हो जाएगा। मेरी कई बहनें बनी हुई है, तू उनके साथ रह लेना। वो सब अपना कमाती और अपना खाती हैं। इस साल 2 की शादियां हुई है। मस्तानी की बातें समझ में आने वाली और दिल को लगने वाली थी। वो ठीक ही कह रही थी कि खानदान वाले मुझे साफ सुथरी कभी नहीं समझेंगे। उनका ख्याल यही होगा कि मैं अपना सब कुछ लुटाकर घर पहुंची हूँ। मैंने ये भी सोचा कि पता नहीं मेरा केस कितने दिन चलता है और अगर सजा हो जाती है तो कितनी सजा होगी। रिहा होने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा कोई वकील नहीं था। अगर मस्तानी की मदद से रिहा हो भी जाऊं तो घर पहुंचने के बाद जो सिचुएशन सामने आएगी उससे कैसे निपटूंगी। मैंने उस वक्त मस्तानी को कोई जवाब नहीं दिया। उसने भी यही कहा था कि उसने जो कुछ कहा है मैं उस पर गौर करूं और किसी कैदी औरत से इसके बारे में बात नहीं करूं। मैं खुद भी किसी औरत से अपने मसले पर बात नहीं करना चाहती थी। उस रात मेरा बिस्तर मस्तानी के साथ ही लगाए जाने की आज्ञा वार्डन ने दे दी थी। इस तरह मैंने यहाँ 2 हफ्ते गुजार दिए थे। इन 2 हफ्तों में किसी को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। उसके बावजूद ये बात मशहूर हो गई थी कि मैं चोरी करते हुए पकड़ी गई हूँ और 7 दिन का रिमांड थाने में गुजारकर यहाँ आई हूँ। उसके साथ ये भी कहा जाता था कि 7 दिन के रिमांड में थाने के सिपाहियों ने मेरे साथ मुंह काला किया है और मैं झूठ बोलकर खुद को पारसा जाहिर करती हूँ। कुछ औरतें मुझे देख देख कर गंदे इशारे करती थी और मुस्कुराते रहती थी। पूरी जेल में सिर्फ मस्तानी ही ऐसी थी कि उसे मेरी बात पर यकीन आ गया था और वही मेरी हमदर्द भी थी। लेकिन उसके बारे में भी कैदी औरतें अजीब अजीब बातें करती थी। मुझे तो डायरेक्ट तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सुना बहुत कुछ था। उन औरतों का ख्याल था कि मस्तानी बहुत खराब और खतरनाक औरत है और पेशा कराने वाली औरतों के एक गिरोह की सरगना है। यहाँ जेल में वो महज इसलिए बैठी है कि बेसहारा और जवान औरतों को वर्गलाकर उन्हें धंधे से लगाएं। उसके हाथ बहुत लंबे हैं। इस बात को जेल के अफसर और कारिंदे भी जानते हैं। वो किसी न किसी तरह कैदी औरतों को छुड़वा कर बाहर ले जाती है। मैंने एक दिन बातों बातों में मस्तानी से कहा,
तुम्हारे बारे में यहाँ की औरतें बहुत गलत बातें करती हैं। उसने मेरी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, तुम तो मुझे अच्छी लगती हो। बस फिर तुम अपने दिल की बात मानो, दुनिया मुझे क्या कह रही है उसे छोड़ दो। मेरे ख्याल में वो ठीक ही कह रही थी। मुझे तो इन 2 हफ्तों में उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई थी। वो मेरा बहुत ख्याल करती थी। उसके पास बाहर से खाने पीने की भी बहुत चीज आती थी। वो मुझे खाने के लिए बहुत कुछ देती थी। रात को रोटी हम साथ ही खाते थे। दिन का ज्यादातर वक्त मैं उसके साथ गुजारती थी। 2 हफ्ते बाद ही उसने मुझे बताया कि अब उसकी मुलाकात आ रही है और वो मेरे लिए वकील करेगी। अगर वकील ने कहा कि जमानत हो जाएगी और 2-3 पेशियों में केस खत्म हो जाएगा, तब भी वो उसे कहकर मेरी जमानत करा देगी। उसका ख्याल था कि एक पेशी कम से कम 1 महीने बाद पड़ती है और इस तरह मुझे बगैर किसी जुर्म के 3-4 महीने जेल में गुजारने पड़ेंगे। केस के दौरान अगर मेरी जमानत हो भी जाती है तो मैं कहाँ रहूंगी? मेरे इस सवाल के जवाब में मस्तानी ने फिर अपनी बहनों का हवाला दिया। उसका कहना था कि जमानत होने के बाद एक बहन मुझे अपने साथ घर ले जाएगी। उसके बाद मैंने कोई सवाल नहीं किया। मैंने सोचा था मुझे किसी पर एतबार तो करना ही पड़ेगा। बगैर किसी पर भरोसा किए तो मैं तन्हा रह जाऊंगी और इस ख्याल से मैं घबराती थी। माँ बाप से जुदाई का जो सदमा होना था, उसे मेरे साथ शमशान तक जाना था। उनका अपना हाल भगवान जाने। ये सारी मुकद्दर की बातें थी। मस्तानी ने मुलाकात से वापसी पर कहा, मैंने तुम्हारी बात कर ली है। मेरा बड़ा बहनोई आया था। मैंने उससे कह दिया है कि वो वकील से बात करे और जब सुशीला पेशी पर आए तो वकालतनामे पर दस्तखत करा ले। तुम्हारा हुलिया भी बता दिया है। मैंने कह दिया कि जेल से कोर्ट आने वाली औरतों में जो खूबसूरत लड़की तुम्हें नजर आए वही सुशीला होगी। मेरी पहली पेशी 1 महीने 10 दिन बाद पड़ी थी। उसने मुझे तसल्ली दी कि उसका बहनोई और बहन मुझे कोर्ट में मिल जाएंगे। हुआ भी यही था। जब सुबह 10 बजे मैं कोर्ट पहुंची तो वो दोनों वहां मौजूद थे। आदमी ने कहा, तुम यहाँ रहो, मैं वकील को लेकर आता हूँ। वकील थोड़ी देर बाद ही आ गया। उसने एक फॉर्म पर मुझसे दस्तखत लिए और मुझसे कुछ सवाल किए। मैंने उसे सिर्फ अपने पकड़े जाने के बारे में बताया कि मैं बाजार गई थी और किस तरह पुलिस ने पकड़ लिया। मस्तानी ने मुझे यही समझाया था। उसने सख्ती से मना किया था कि मैं अपने अगवा की कहानी बिल्कुल वकील या किसी और से ना कहूं। कोर्ट के अहाते में वो थानेदार भी दिखाई दिया जिसने मुझे जेल भिजवाया था। कुछ देर बाद मुझे अंदर बुलवाया गया। एक सिपाही ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। थानेदार ने मेरा चालान पेश किया। मेरा वकील मजिस्ट्रेट से अंग्रेजी में कुछ कहता रहा और मजिस्ट्रेट भी उससे कुछ पूछता रहा। मेरी जमानत न हो सकी थी और मुझे जेल वापस ले जाने का हुक्म दिया गया। कोर्ट से निकलते निकलते 5 बज गए। मैं जेल की गाड़ी में बैठ रही थी तो शीला ने कहा, सुशीला तेरी जमानत दूसरी पेशी से पहले ही हो जाएगी, फिर मैं आऊंगी तुझे लेने। शीला मुझे पसंद आ गई थी। मुझसे 1-2 साल ही बड़ी होगी। उसने कोर्ट में मेरी खातिरदारी की थी। चाय, केक और दोपहर का खाना खिलाया था। मेरे साथ पुलिस वालों का भी भला हुआ। शीला ने चाय पिलाकर उन्हें सिगरेट के पैकेट भी दिलाए थे और रात की रोटी बटने से 10 से 15 मिनट पहले मैं जेल पहुंची थी। रोटी खाते हुए मैंने जो कोर्ट में हुआ था सब कुछ मस्तानी को बता दिया। उसने बताया कि वकील 2-4 दिन ही में जमानत करा देगा। मैं उससे पूछना चाहती थी कि ये किस तरह होगा, कौन मेरी जमानत लेगा, लेकिन ना मैंने पूछा और ना ही उसने बताया। वो बस यही कहती रही कि शीला और उसका पति बहुत अच्छे लोग हैं। वो मेरा हर तरह ख्याल रखेंगे और मुझे भी चाहिए कि उनका दिल ना तोड़ूं। उनके कहने पर अमल करने की कोशिश किया करूं। पहली पेशी के 4 दिन बाद ही मेरी जमानत हो गई और शाम के वक्त मैं जेल से बाहर थी। जेल के बाहर शीला और उसका पति सुरेश मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी जमानत पर उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और हम लोग टैक्सी में बैठ गए। घर पहुंचकर मैंने देखा वहां 2 औरतें और भी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, लेकिन शीला ने जल्दी से मुझे बदलने के लिए कपड़े देकर बाथरूम तक पहुंचा दिया। नहाने और कपड़े बदलने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। मैं बाहर निकली तो चाय तैयार थी। शीला और मैंने इकट्ठे चाय पी। दोनों औरतें मुझे नजर नहीं आई। उनके बारे में शीला ने खुद ही बताया कि वो रात कहीं और गुजारेंगे। चाय पीने के बाद हम बाहर निकले। जिस फ्लैट में शीला रहती थी उसके करीब ही मार्केट थी। उसने मार्केट पहुंचकर मुझे बहुत कहा कि मैं कुछ कपड़े वगैरह खरीद लूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। किसी मर्द के साथ शॉपिंग करने का प्रोग्राम है क्या? जब मैंने मुसलसल इनकार किया तो शीला ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं उसके इस सवाल पर चौंकी। पहले भी 2-1 मौके पर उसने इस किस्म की बात की थी, लेकिन मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया और उसे वापस चलने का कहा। उसने कहा, अब तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि मज्जू ने तुम्हें देख लिया है। मैंने पूछा,
कौन मज्जू? शीला ने कहा। घर चलकर बताऊंगी। घर पहुंचने में हमें 20 मिनट लग गए। एक आदमी पहले ही से घर में बैठा था। हमें देखते ही उसने कहा, मस्तानी ने मुझसे कहा था कि अब जो चीज उसके पास आएगी उसका मजा सबसे पहले मैं चखूंगा। मज्जू ने शीला को हुक्म दिया, तुम बाहर जाओ और 1 घंटे बाद आना। शीला किसी फरमाबरदार बच्चे की तरह मुझे फ्लैट में छोड़कर जाने लगी तो मैंने भी कदम आगे बढ़ाए। लेकिन मज्जू ने मेरा बाजू बहुत मजबूती से पकड़कर कहा, तुम कहाँ जा रही हो? इतना कहकर ही उसने बेहुदा हरकतें शुरू कर दी। मैं खुद को उससे बचाने की कोशिश करती रही। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। गुस्से के आलम में मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बोलना और शोर मचाना मैं भूल गई थी। बहरहाल एक बार मैं मज्जू की गिरफ्त से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ भागी। मुझे उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था। अगर मैं दोबारा उसकी गिरफ्त में आ जाती तो मेरा आजाद होना मुमकिन नहीं था। मेरे पास अपने बचाव का बस एक ही रास्ता रह गया था कि मैं किसी तरह खुद को कमरे में बंद कर लूं। लेकिन मैं कमरे में दाखिल भी नहीं हो पाई थी कि मज्जू ने मुझे कमर से पकड़ लिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती, कोशिश मत कर वरना तेरा बहुत बुरा हश्र कर दूंगा। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर भी बला की ताकत आ गई हो। मैं मज्जू को साथ लिए कमरे की दीवार तक न सिर्फ पहुंची बल्कि उसका सर दीवार से टकराने में कामयाब हो गई। शायद उसे बहुत तेज से मार लगी थी। उसकी पकड़ ढीली हुई थी कि मैंने उसका सर फिर पूरी कुव्वत से दीवार से टकरा दिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो लड़खड़ा भी गया। उसके बाद तो जैसे मुझ पर जुनून सवार हो गया। मज्जू लड़खड़ा कर फर्श पर गिरा ही था कि मैंने जुनूनी अंदाज में उसका सर बार बार फर्श से टकराया। मेरी मुट्ठी में उसके बाल दबे हुए थे और मैं उसका सर टकरा रही थी। उसके सर से खून फूट पड़ा और चेहरा लहू लहान हो गया। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से निकलने वाली आवाज भी बंद हो गई। लेकिन मेरे हाथ उस वक्त तक नहीं रुके जब तक मैं खुद फर्श पर ढेर नहीं हो गई। मैं नीम बेहोशी की हालत में शायद आधे घंटे तक पड़ी रही। फिर उठकर मज्जू की तरफ देखा। वो बेहिस पड़ा था। मैंने उसे छुआ, वो ठंडा हो गया था। चंद लम्हे मैं अपनी जगह बैठी रही और फिर उठकर फ्लैट से बाहर निकल गई। जाने के लिए मेरे पास दूसरी कोई जगह नहीं थी, इसलिए थाने पहुंच गई। मेरे न सिर्फ बाल बिखरे हुए थे बल्कि कपड़े भी खून में लथपथ थे। थाने के अंदर दाखिल हुई तो थाने में मौजूद हर आदमी मुझे हैरत से देख रहा था। मैं थानेदार के कमरे में दाखिल हो गई। मेज पर वहीं बैठा हुआ था। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैंने उसे बताया कि मैं कत्ल करके आ रही हूँ और अपनी गिरफ्तारी देना चाहती हूँ। मेरी आवाज लरज रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पूछा, किसको कत्ल किया है तुमने? उस दरिंदे को जो मेरी इज्जत लूटने आया था। मैंने कहा, जो दरिंदा भी मेरी इज्जत की तरफ बढ़ेगा मैं उसे इसी तरह मार डालूंगी। थानेदार ने मुझसे कई सवाल किए लेकिन मैंने चुप साध ली और एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब मुझे 2 सिपाही हवालात में बंद कर रहे थे, उस वक्त मैंने देखा शीला और उसका पति थाने में दाखिल हो रहे थे। मेरा ख्याल था कि वो मेरे पास आएंगे लेकिन वो नहीं आए। मालूम ना हो सका कि क्या करने आए थे और कब गए। इस बार पूरे 7 दिन मैं थाने के हवालात में रही थी। उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। जेल मैनेजमेंट ने मुझे बैरिक में नहीं बल्कि काल कोठरी में बंद कर दिया। 1 महीना और चंद रोज बाद मुझे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में मैंने मज्जू के कत्ल का एतराफ करते हुए सिर्फ इतना कहा था कि मैं नहीं जानती कि मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मज्जू जैसे बंदे को जान से मार दूं। अगर मैं उसको नहीं मार डालती तो वो मेरी इज्जत लूट लेता और बेआबरू होकर मैं जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरा मुकदमा अभी भी अदालत में चल रहा है। मुमकिन है मुझे उम्र कैद हो, मुमकिन है फांसी दे दी जाए। अब तो मुझे मालूम नहीं क्यों सजा की भी परवाह नहीं है। मैंने अदालत में अपने साथ होने वाली किसी ज्यादती का जिक्र नहीं किया। अपने खानदान, माँ बाप और शहर का नाम भी नहीं बताया। चंद महीने में मेरे फैसले की तारीख पड़ जाएगी और फैसला भी हो ही जाएगा। मैंने अपने बारे में सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। इसका ना मुझे सिला चाहिए और ना ही दुआ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया।